फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी सी टेट की नेक्स्ट क्लास देखेंगे, यानी कि क्लास नंबर 8 देखेंगे। कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, तो इसलिए कल आपको वीडियो नहीं मिली होगी, तो इसका लिए मुझे खेद है। तो एक चीज़ का आप बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सी टेट जैसे हमारा पेन पेपर टाइम आता था उस तरह ही एफ़र्ट करेंगे तो हमारा यानी सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। पर ये चीज़ आप भूल जाइए। डे फर्स्ट को जिसका भी एग्ज़ाम होगा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक उसके लिए है, और लास्ट डे जिसका एग्ज़ाम होगा यानी कि लास्ट डे उसके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ये 2 दिन ऐसे माने गए हैं पिछले जो सी टेट ऑनलाइन सी टेट हुआ है कि इन 2 सी टेटों में बच्चों के पेपर हार्ड मिले हैं। और आपको एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, जितने भी दिन पेपर हो, चाहे वो 20 दिन हो 30 दिन हो, जितने भी दिन पेपर हो, उसमें अगर आपका 15 दिन मतलब 10 दिन के बाद है तो आप रोज़ एनालाइज देखना सारे पेपरों का, उनमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। और ओल्ड पेपर देखिए, ओल्ड पेपर से आपको ये फ़ायदा मिल सकता है कि जितनी भी जो टैग वर्ड्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सब चीज़ें मिलेंगी। ये मत सोचिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ सभी जितने भी आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे वो आपको एक्सप्लेनेशन ही पढ़ाएंगे, क्योंकि सी टेट का मतलब ही एक्सप्लेनेशन है। ये नहीं कि यूपी टेट और अदर टेट की तरह डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आपको, अगर आपने सोचा कि जीन पे आ जाएगी कौन सी संज्ञा यानी कौन सी अवस्था है, यानी इस तरह की जो अवस्था है या फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको सिर्फ यूपी टेट या इस तरह के टेटों में मिलते हैं, यानी स्टेट टेट्स में मिल सकते हैं। सी टेट का मतलब ये है कि वो बाल के अंदर की खाल निकाल के तब पूछता है आपसे क्वेश्चन। तो इसलिए भूल कर भी इस तरह की चीज़ें मत करना कि आप डायरेक्ट हिट क्वेश्चन पढ़ें या फिर इस तरह क्वेश्चन पढ़ें और आपका नुकसान हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि पहले ही हमारी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या कह रहा है, बाल केंद्रीय शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होता, यानी कि पाठ्यक्रम आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ, यानी डे 1 से बता रहा हूँ, क्लास नंबर 1 से। आज के टाइम पर जो क्लास है यानी कि क्लासरूम है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर है, यानी कि टीचर सेंटर से हो गया है चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। और चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का मतलब ही यही है कि वो लचीला होगा, पूर्व ज्ञान से जुड़ा होगा, वातावरण उनके स्वतंत्र वातावरण होगा, बच्चों की जो चीज़ें हैं उस पर डिपेंड होगा। यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार होगा। आपको जब ये क्वेश्चन हो, इस तरह क्वेश्चन जैसे चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, ठीक है, चाइल्ड सेंटर, और एक इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, और बच्चे के जो आईक्यू है, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये पैट क्वेश्चन है, हर हालत में मिलेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर कम से कम 4 या 5 सेक्शन मान लीजिए, हम 5 मान के चलते हैं। अगर अब सब्जेक्ट के जगह तो 4 सेक्शन है, पेपर 1 में 4, पेपर 1 में 5 और दूसरे में 4, ठीक है। तो आपको जो पाँचों के पाँचों सेक्शन में बाल केंद्रीय शिक्षा के ऊपर दो 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 मतलब 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। सी टेट में 2, और बाल केंद्रीय शिक्षा पे ही आपका पूरा सी टेट डिपेंड है। उसमें आपको बच्चे को लचीला छोड़ना है, भेदभाव नहीं करना है, और क्या करना है, उसे क्लासरूम में एडजस्टेबल नहीं करना, मतलब एक तरह से उसको स्वतंत्र छोड़ देना है। क्लासरूम उसके लिए ही बना है, ये सोचकर आप जब तक चलेंगे नहीं तब तक आप सी टेट में बाल केंद्रीय शिक्षा को नहीं समझ सकते। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोलर बर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्राथमिक चरण है, तो आपको पता होगा प्राथमिक चरण क्या है, दंड एवं ज्ञान का पालन अनुमूलन। यानी कि एक तरह से जब आपकी जो कोलर वर्ग, इस तरह के जो क्वेश्चन है, मैं पहले से बता रहा हूँ, ओल्ड पेपर के जितने भी आपको मिलते हैं, सी टेट के जितने भी ओल्ड पेपर हैं, उसमें से आपको इतने क्वेश्चन, यानी कि हर सेक्शन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरह के। कोलर वर्ग ने क्या, जीन ब्याज ने क्या, उनको एक अलग कॉपी पर नोट कर लीजिए, एक दिन में सारे नोट हो जाएंगे। इतने पेपर नहीं है सी टेट के, 15 पेपर है, 15-16। और अगर मेरा कुछ सही बैठता है, यानी कि मैं आपको वो पेपर दे पाया, तो मैं आपको सारे बंच में आपको एक पेपर एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि कॉलेज में अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, बीएड के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत चल रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। सी टेट में इतना आसान सी टेट है, सी टेट को जो हवा बनाए रखते हैं लोग बाग, वो दिक्कत है सारी बीएड में, जो बच्चे क्लास नहीं लेते हैं।
कॉलेजों में हम भी हैं, और कॉलेजों में बच्चे आने को तैयार नहीं रहते। वो पहले ही दिन ये कह देते हैं कि हम एडमिशन तब लेंगे आप अगर क्लास ना लो तो यहाँ पर ये जो डिसएडवांटेज होता है आप क्लास ना लेने के, यहाँ पर आपको मिलता है सी टेट के, यानी कि सी टेट आपका क्विक क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, ये सब चलती रहेंगी बातें। आपकी कक्षा में एक शिक्षा मतलब एक स्टूडेंट है, तो वो एन ई ओके टी ई एन को एन ई टी पढ़ता है, एस ए डब्लू को डब्लू ए एस पढ़ता है, यानी कि उसे पढ़ने में क्या है, विकार है। तो पढ़ सॉरी हाँ, पढ़ते टाइम ग्रस्त है। तो आपको मैं बताया था कि जो पढ़ने वाली चीज़ है वो क्या होगा, लेक्सिया। लिखने वाली चीज़ में जैसे हम ग्राफ बनाते हैं हाथ से, तो लिखने वाली चीज़ में होगा ग्राफिया। मैथ की चीज़ होगी डिसकैलकुलेशिया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेशिया और डिसग्राफिया, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में मिलेगा, 101% मिलेगा, चाहे आप लिख के ले ले। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी टैट हो, डे 1 से लेकर डे 2 लास्ट डे तक, यानी कि 20 दिन में जितने भी टैट हो गए या 30 दिन में, उनमें सारों में ग्रस्त बीमारी यानी कि एक तरह से जो विकार हैं वो मिलेंगे, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेशिया, डिसग्राफिया। चलिए, और डिसलेक्सिया ज़्यादातर इंग्लिश हिंदी में मिलेंगे आपको, यानी कि लैंग्वेज में ज़्यादा मिलेंगे। चलिए, डिसकैलकुलेशिया मैथ में, और डिसग्राफिया कहाँ मिलेगा, डिसग्राफिया भी आपको इसी में मिलेगा, यानी कि लैंग्वेज में ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र की दृष्टि कमज़ोर है है, परंतु वह पढ़ने में भी बहुत कमज़ोर है। ठीक है, वह अपने निवेदन करते हैं, यानी आपसे निवेदन करते हैं कि शामपट पर दिख नहीं पाता तो आप अलग बैठाने की अनुमति दे दें। यानी कि आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन को जिसने समझ लिया उसने आधा सीटेट समझ लिया, क्योंकि ये बात है। देखिए, आपके क्लासरूम है, क्लासरूम में आपके स्टूडेंट है नॉर्मल, एक तरह से सामान्य, एक तरह से, तीन तरह के स्टूडेंट, तीनों इस तरह के स्टूडेंट में से ये बच्चा है कमज़ोर वाला, कमज़ोर किस्म का बच्चा है, और उसकी दृष्टि भी कमज़ोर है पढ़ने में। एक तो क्या कह रहा है, पढ़ने में भी कमज़ोर है और उसकी दृष्टि भी कमज़ोर है। तो आप ये नहीं करेंगे कि भाई तू पढ़ता नहीं है तो उसे तुझे कहना आगे बैठ के या फिर इस तरह से बैठ के ब्लैक बोर्ड देखने का क्या काम है। यानी कि हर क्लास टीचर के लिए बच्चा चाहे वो पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, पढ़ना पढ़ना, देखिए पढ़ता है वो बच्चा तब भी आपकी ऊपर जिम्मेदारी है, नहीं पढ़ता तब भी आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा अगर फेल होता है तो वो उसकी गलती नहीं है, गलती है आपकी, क्योंकि बच्चा आपके वातावरण में जी रहा है, आप उसके टीचर हैं, आप उसके फादर हैं, आप उसके मदर हैं, आप उसके गॉड, यानी कि लाइक के गॉड आपको सब उसका सुपरविज़न करना है, यानी कि A to Z टीचर को सब कुछ करना होता है। तो आपका जो काम है, यानी कि अगर वो बच्चा पीछे बैठता है और पीछे बैठ के उसकी नज़र कमज़ोर है तो उसे बैठाएं आगे, और अगर उसकी हाइट ज़्यादा है और वो कमज़ोर है तो उसे इस तरह बैठाएं कि यानी कॉर्नर में बैठाएं, तो जिससे उसका ब्लैक बोर्ड पर दिख जाए। अगर तब भी नहीं दिखता तो उसे ये सलाह दें, उसके माता पिता को बुलाएं और माता पिता से ये कहें कि आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर को आइज चेक करा दीजिए, क्योंकि इसका जो विज़न है वो नियर बाई, मतलब इतने पास से भी इसे नहीं दिख रहा है। तो आप इससे जाकर टीचर टीचर को ये कहना है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आइज़ के लिए उसको चश्मा उसमें करेगा प्रोवाइड, तो उस चीज़ के लिए आपको सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। तो हम इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा उसकी इच्छा अनुसार उन्हें अलग बैठा देने की, या शाम पट पर जहाँ से दिखे वहाँ प्रोवाइड करा जाएगा। इसका आंसर दो हो सकते हैं आपको, या देखिए दो तरह में मिक्स आंसर मिल सकता है कि उसको सबसे आगे बैठाएंगे और उसके माता पिता को ये कहेंगे कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर की सलाह में अपनी उसकी आंखें चेक कराएं। ठीक है, चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए। क्यों बदलती रहनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो समाज है, समाज परिवर्तनशील होता है और समाज में एक तरह का समाज नहीं रहता। देखिए, क्लासरूम स्कूल, क्लासरूम, होम,
फिर आगे जॉब, फिर आपका लाइफ। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये सारी चीज़ें समाज में, यानी कि समाज में आप जब रह रहे हैं तो समाज में है। और समाज का मतलब ही ये परिवर्तनशील। पहले आपने देखा होगा कि सब जने एक परिवार में एक जगह रहते थे। आजकल के टाइम पे एकल परिवार आ गए। क्यों आ गए हैं? क्योंकि बहुत से परिवार गांव से शहर में आए और शहर की अफोर्डेशन या फिर उनको जो घर है या फिर इस तरह की जो चीज़ें 1 BHK 2 BHK का इस तरह का घर मिल रहा है। और गांव में अभी भी आपने देखा होगा खुला बिल्कुल रहता है और घर भी बड़े बड़े रहते हैं। तो उस चक्कर में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और जो सामाजिकरण है, सामाजिकरण परिवेश या फिर आज के जो परिवेश हैं, दैनिकचर्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसकी तरफ से बदलता जा रहा है। तो इसलिए समाज की आवश्यकता बदलती रहती है, इसलिए पाठ्यचर्या भी बदलती रहनी चाहिए। यानी कि आपने जब शुरुआत में आपके माता पिता होंगे, उनके माता पिता होंगे, उन्होंने जो हिस्ट्री है वो नॉर्मल पढ़ी होगी, यानी कि फिर उसके बाद एडवांस आया, फिर आ गया हमारा जो नॉर्मल चीज़ें आ गई। यानी कि बच्चे को जो ये बीच का लेवल है, यानी कि 20वीं सदी है, ये 21वीं सदी चल रही है। जो 20वीं सदी है और 21वीं सदी के शुरुआत के जो टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनसे पूछ के देखिए, जो उनका जो सिलेबस है इतना एक्यूरेट सिलेबस था कि क्या कहने। आज भी जब यूपीएससी की मैंने भी तैयारी करी है, तो यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं और आज के डे यानी कि आज की तारीख में भी यूपीएससी के बच्चे स्टूडेंट को ओल्ड एनसीईआरटी की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती? क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो रियल है, यानी कि एक तरह से अच्छी हैं। आज की जो एनसीईआरटी बच्चों को आकर्षण करने के लिए उनमें चित्र हैं, बहुत सारी चीज़ें घटा दी गई हैं। पहले में चित्र नहीं थे पर उस चीज़ें लिखी लिखी थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि बदलता हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है? ये देखिए, बुद्धि की परिभाषा में आपको ये पता होगा, बुद्धि एक कारक होती है, बुद्धि ज्ञान अर्जित करती है, यानी एक तरह से ये सब चीज़ें हो जाएंगी। पर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि सामाजिक आर्थिक ये सब चीज़ें नहीं आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। कि देखिए, सामाजिक नहीं होगी, आर्थिक नहीं होगी, सामाजिक शक्ति, इस तरह की चीज़ें होंगी पर इतनी तरह तरह से नहीं होगी बुद्धि में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अनुक्रमण दूसरे व्यक्ति के बाएं बाएं व्यवहार की नकल है। यानी कि एक तरह से ये किसने कहा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कहा है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 रेमन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए सीटेट के लिए एक्यूरेट नहीं है, यानी कि आप इसको सॉरी मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, यानी कि सीटेट के लिए आप इसे सूटेबल नहीं मानिए। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, यानी कि अनुक्रमण दूसरे के व्यक्ति के बाह्यकरण। तो एक तरह से मोटे तौर पर आपको मैंने पढ़ा दिया, आप समझ लेना, यानी कि एक तरह से हिट क्वेश्चन देख लेना। क्योंकि आज का टाइम है, ऑनलाइन टेस्ट है, उनके पास पेपर बनाने के लिए सामान नहीं रहता, तो इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, स्टेट टेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास की परिपक्वता लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको सी टेट में एक चीज़ बताई थी, उपयुक्त सभी जहां दिखाई दे जाए सी टेट का वो आंसर नहीं होगा। यानी कि 10 में से एक क्वेश्चन में आपका वो आंसर हो सकता है, पर 10 में नहीं होगा। तो इसलिए इस पहली गलती तो ये ना करें, क्योंकि जो स्टेट टेट वाले जो क्वालिफाई कर लेते हैं बच्चे, यानी कि स्टेट टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि सी टेट भी हलवा है उनके लिए। हलवा नहीं है, ये कहना टेढ़ी खीर है। यानी कि खीर में जिस तरह से अगर आप दूध को चलाएंगे नहीं, उसमें चावल एक्यूरेट नहीं डालेंगे, तो टेढ़ी खीर मतलब खीर ही बिगड़ जाती है। इस तरह से सी टेट का मतलब यही है कि उपयुक्त सभी वाले आंसर नहीं होंगे, तो उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या करें, परिपक्व करने वाली बात करें, तो बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें मदद करें। यानी कि टीचर का काम है उनको मददगार करना, ये नहीं कि उनका काम करके देना। भाई टीचर हो आप, आपके माता पिता भी हैं, तो आपके काम में मदद ही तो करते हैं, यानी कि आपके होमवर्क कराने में मदद करते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये है चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आपकी कक्षा में एक छात्र कक्षा में का हेलो। तो ये देखिए एक चीज़, ये जो चीज़ है यानी कि ये मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर आएगा, सॉरी, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है कि कक्षा में बच्चा एक छात्र आपका
एक तरह से वो अपने उसके विचारों को सम्मान दिया जाता है, उसके वो बातें करता है, काफ़ी बातें करता है। तो और यहाँ पर जब उसके घर की बातें करते हैं तो घर में वो कम बातें करता है। तो इसमें क्या कारण होगा, क्या होगा, तो उसके विचारों को जो है विद्यालय में मान्यता दी जा रही है। यानी कि क्वेश्चन है, स्कूल में उसकी जो चीज़ें हैं वो स्वतंत्र है, यानी कि क्लासरूम इसका है स्वतंत्र क्लासरूम। तो इसलिए वो अपने टीचर से भी खुल के बात कर लेता है, अपने स्टूडेंट से बात कर लेता है, किसी से बात कर लेता है। पर वहीं घर पर जाके उसके माता पिता उसके एक तरह से सख्ती का व्यवहार, उसे सख्त वातावरण में रखते हैं। तो इसलिए वो घर पर जाकर बात नहीं करता। तो इसलिए उसके क्लासरूम में उसके जो विद्यालय है वो उसके विचारों को मान्यता मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, यानी कि सीटेट के जो 16 पेपर है 16 में से आपको 10 में मिल ही जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव अधिगम की दिशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी कि आपको सीधे सीधे बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो पर्यावरण है वो एक तरह से पर्यावरण और वायुमंडल दोनों ही बालक को बौद्धिक विकास में इम्पोर्टेंट है। जो पर्यावरण होगा वो भी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो जलवायु है वो भी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा केरल हो गया और नॉर्थ इंडिया के बच्चे में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण अलग है और वहाँ का परिवेश अलग है। वातावरण हो गया और आनुवंशिकता दोनों एक कारण है। वातावरण, समाज, स्कूल, मित्रता, ये सब चीज़ें जो होती हैं बच्चे के सामाजिक और मानसिक विकास में बहुत प्रभावित होती हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हमने देख लिया कि जलवायु और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। यानी कि नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये कह रहा है गहन प्रभाव की, यानी सृजनशीलता के लिए गहन प्रभाव पूछ रहा है। तो इसका होगा अधिकता और अधिकता वाले मानसिक क्षमता के विकास घातकों के, यानी कि सॉरी सॉरी, हाँ यही होगा इसका आंसर, इसका जलवायु का आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 होगा, आपकी कक्षा में एक पिछड़े छात्र के अधिगम की गति तीव्र करनी है, तो आपको क्या करेंगे, तो सीधे सीधे आपको उसके बच्चे की विधि है, जो शिक्षण विधि है उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, किसी बच्चे में संवेग आवश्यक होते हैं, क्योंकि संवेग एक तरह से बालक के द्वारा विशेष दशा या में देखे पर्यावरण, यानी कि बालक द्वारा किसी विशेष दिशा को दिया नहीं गया, यानी कि लिए उसका ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जाति भेदभाव का के संदर्भ में आप शिक्षण प्रक्रिया में क्या कहेंगे। देखिए, जाति भेदभाव की बात मत करना, लचीलापन होना चाहिए। कोई भी जाति का हो बच्चा, उसे शिक्षा प्रोवाइड करनी है। ये नहीं कि आप सोचें कि इस निम्न जाति का तो शिक्षा नहीं प्रोवाइड करनी, या उच्च जाति का तो उसे शिक्षा प्रोवाइड करनी है, मेरी जाति का तो मैं उसे फेवर लूँगा। तो ये मत गलती कर देना अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं। और अगर आप सैलरी उठाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो इस तरह का काम करिए, 4 दिन बाद आपको खुद पता चल जाएगा, जब स्टूडेंट आपके ही अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। टीचर अच्छा बनना है और अच्छा वातावरण रखना है, तो टीचर को स्टूडेंट का फेवर में रखना चाहिए। यानी कि एक तरह से आप उनकी सब समस्याओं का हल करने वाले हैं। यानी कि उनको छोटे से छोटी चीज़, अगर आपकी क्लासरूम कोएड क्लासरूम है और आपकी गर्ल्स स्टूडेंट को दिक्कत है, तो आपको गर्ल्स स्टूडेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यानी कि उनकी भी समस्या को हल करना पड़ेगा। भले ही आप उनको उस तरह से हल ना कर सके, जो भी फीमेल टीचर होगी उनको मैडम को बुलाइए, उनकी समस्या को सुलझाइए, और आपको एक एक जैसे आपका बच्चा खुद का बच्चा है उस तरह का उनको लेके चलना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र शारीरिक रूप से यानी कि एक तरह से उनको दिक्कत है, बच्चे क्या है मानसिक रूप से हैं, बच्चे सामान्य रूप से, तो उसमें आपको क्या करना है, बच्चे की जो एक तरह से ये कहा जाता है, जब आपकी क्लासरूम में एक तो आपको पता ही होगा अब क्या है, क्लासरूम किस तरह के हैं, दोनों को बच्चों को एक साथ पढ़ाने वाले, यानी कि दोनों बच्चों को एक साथ, यानी कि जो बच्चा दिक्कत है उसे भी, यानी कि नॉर्मल चाइल्ड को भी और वैसे चाइल्ड को। और उस क्लासरूम को क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, देखते हैं कि पता है कि नहीं पता है। बच्चों की कक्षा में कोई कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्र क्लासरूम की कॉन्सेप्ट को कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बुद्धि के प्रदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? ये है थॉमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेड पद्धति के लिए ग्रेड क्या है? बहुत अच्छा बी, यानी कि बहुत अच्छा बी में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 56 से इतना, यानी कि बी प्लस की बात कर रहा है तो इतना आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए और आवश्यकता होनी चाहिए कि उसके दौरान शिक्षक को निम्न कार्य नहीं करने चाहिए। नहीं, यानी कि नहीं करने वाली बात है तो आपको पहले ही बता दिया कि शिक्षार्थी को विभाजित, यानी एक तरह से भेदभाव का विभाजित नहीं करना चाहिए, जो हमने ऊपर पढ़ा जातीय भेद, यानी कि उस तरह से कि ये स्टूडेंट अच्छा है, ये इसने असाइनमेंट पूरे करे, ये करा वो करा, और उसे उसी हिसाब से कॉपी चेक करे, ये मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत है। या ये मेरी जाति का है, ये मेरे घर के पास रहता है, ये मुझसे अच्छी तरह बोलता है, ये सब चीज़ें आप देख कर कभी मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन का जो अवलोकन है वो गलत ही आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शिक्षक भिन्नता देखी जाती है, तो इस कारण क्या होगा? देखिए, विभिन्न विभिन्न छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि गुण अलग होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, आपको मैंने बताया था कि एक ही डे, यानी कि आज 20 तारीख है मान के चलिए, तो 20 तारीख को 10 बच्चे हुए एक ही जगह, एक ही वातावरण में, और एक ही परिवार में 10 बच्चे हुए अलग अलग माँ से, ठीक है? तो उनका भी जो यानी कि एक तरह से व्यक्तिगत भिन्नता होगी, अलग होगी, और एक ही मान लीजिए ट्विंस बच्चे भी हो तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता अलग होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आखिरी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाले प्रत्येक प्रतियोगिता में वो करना चाहती है, तो वो मीरा एक सृजनशील बालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, तो उसे क्या करेंगे? आप उसे बिल्कुल आसानी से पढ़ाएंगे, यानी कि उसे धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसमें अध्ययन की गलतियों आदत का नियंत्रण कराएंगे, यानी कि आप उसे बिल्कुल ये कहेंगे आप एक एक अक्षर पढ़िए, चाहे तोड़ के पढ़िए। जैसे दिस इज ए पेन होगा, दिस इज ए पेन है, तो उसे ये कहिए पहले दिस पढ़ो, फिर इज पढ़ो, फिर ए पढ़ो, फिर पेन पढ़ो, फिर धीरे धीरे आप पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करो। तो जिस तरह से वो फ्लो में एक टाइम आएगा तेजी से पढ़ना शुरू कर देगा वो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि आप अपनी कक्षा में बच्चों को यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धि में सफल होना चाहिए, तो उसमें से आप क्या करेंगे? यानी कि क्या करेंगे? तो उसमें आपको बौद्धिक क्षमता का विकास करना, मार्गदर्शन करना, उसे उचित शिक्षा, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस तरह के सीटेट में क्वेश्चन 10 में से आपको बताया मैंने एक मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसे इंटरव्यू लेंगे, यानी कि रक्षक परीक्षण विधि, यानी कि एक तरह से परीक्षण, एक तरह से क्वेश्चन, इस तरह के कार्य करेंगे उसकी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो आपको पता होगा व्यक्तिगत भिन्नता, आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत भिन्नता आ गई, एज हो गई, फिर उसमें भेदभाव ना हो, इस तरह का पाठ्यक्रम हमें बनाना चाहिए, ठीक है, जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण या उसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में शिक्षक शिक्षार्थी के मनोविज्ञान की विधि प्रकार के परिभाषा दे। इस परिभाषा के अनुरूप अधिगम चलने वाले निरंतर प्रक्रिया है, तो यानी कि जीवन पर्याप्त। आपको पता है कि जो क्या है अधिगम है वो निरंतर चलता है। आज आपने एक चीज़ सीखी, कल आप कहीं और गए दूसरी चीज़ सीखी, तीसरी जगह गए तीसरी चीज़ सीखी। तो ये नहीं कि आप चाहे आप एक घर में बैठकर, यानी कि एक कमरे में बैठकर और आप टीवी भी देख रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। या फिर आपको एक कमरे में बंद कर दिया तो वहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस होगा कि कुछ ना कुछ, ये मुझे कमरे में बंद कर दिया, मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, यानी कि कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए बताया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं का परिस्थितियों को देखता है उसे चिंतन करता है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रत्यक्षम चिंतन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 26 होगा, ये मिसप्रिंट हो रहा है, यानी कि 26 है। आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका होती है, तो ये आपकी भूमिका आपको पता, तो आपकी भूमिका है उसकी बच्चों के बौद्धिक विकास कराने की, यानी कि उनका जो बौद्धिक विकास है। देखिए दंड की बात तो बिल्कुल भूल जाइए, दंड है नेगेटिव, गृह कार्य नेगेटिव, और इनमें से कोई भी नहीं, ये तो अलग है। जब आपको बौद्धिक विकास दिख रहा है तो इसमें आंसर बिल्कुल बौद्धिक विकास है। देख लिया आंसर यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 27 क्वेश्चन देखते हैं, आज 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे की निम्न में से कौन सी अवस्था है? तो साक्षात्कार विधि को बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर सभी को एक बता रहा था 10 में से इस तरह का एक क्वेश्चन नहीं मिलता जो ऊपर मिल गया आपको। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन था। आपको मैंने बता दिया, यानी कि जितना भी कॉन्सेप्ट थे आज ये हमारे क्लियर हो गए। एक चीज़ का ध्यान रखें, सी टेट में एक तो हबड़ तबड़ में तैयारी ना करें। या आपका यूपी टेट या फिर स्टेट टेट नहीं कि आपने क्वेश्चन रटे और आप आराम से जाकर पेपर दे दोगे, आराम से जाकर पेपर मत देना, ये भूल जाओ। दूसरा ये है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की चीज़ें पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ये एक टिप है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी को कवर करूँ तो एनसीईआरटी का आपको कवर होने वाली है, क्योंकि मैं उसके बिल्कुल एक्यूरेट नोट बना, जो नोट्स हैं वो बना रहा हूँ, और एक्यूरेट नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। और आपको उसे पढ़ने के बाद ये नहीं कि धक्के खाने की ज़रूरत है। जो पेडागोजी आती है ईवीएस की, वो और जो सब्जेक्ट आता है वो आपका कवर हो जाएगा। ऐसे एसएसटी में पेडागोजी अलग और सब्जेक्ट अलग कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि एसएसटी मेरा मतलब सब्जेक्ट है और एनवायरनमेंट भी सब्जेक्ट है, तो मैं आपको वो पढ़ा सकता हूँ। औरों की तरह मैं ये कहूँ कि आपको मैथ ही पढ़ा दूँगा और चीज़ें पढ़ा दूँ, हिंदी भी मेरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी मैं आपको मतलब पेपर करा सकता हूँ। ये नहीं कि आपका, क्योंकि आपका भविष्य है और मैं टीचर एनवायरनमेंट में हूँ। अगर मैं आपको देखो पढ़ाने के लिए मैं सब पढ़ा दूँगा, ठीक है। एक होता है टीचर को सब्जेक्ट पढ़ाना और एक होता है कि अपने आराम से बिल्कुल फ्लो में पढ़ाना, वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर आप किसी भी पैसे या किसी भी चीज़ों को प्रोवाइड कराने के लिए पढ़ा रहे हो, यानी कि पढ़ा रहे हो, मैं सोचूँ कि पढ़ा दूँ सारी चीज़ें, 10 वीडियो डाल दूँ एक दिन, तो 10 वीडियो मैं भी डाल सकता हूँ, पर उस 10 वीडियो से किसी बच्चे का भविष्य खराब हो, मैं वो नहीं चाहता। क्योंकि बच्चे का भविष्य इम्पोर्टेंट है। आज वो सीटेट पास करेगा और मेरी वीडियो देख के पास करें, चाहे मेरी क्लास में से 10 क्वेश्चन की जगह 5 क्वेश्चन मिले, तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि उन सर की क्लास पढ़ी थी और उनकी क्लास में ये पढ़ा। मैं भी जब क्लासरूम में, अपनी क्लासरूम में जब मैं पढ़ाता हूँ, तब भी मैं यही कहता हूँ कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूँ, और मैं पढ़ा भी सकता हूँ, कैपेबल हूँ, एमएड हूँ, काउंसलर हूँ, यानी कि पढ़ाई मैंने अच्छी कर रखी है, ये नहीं कि वो। और एमए मेरा पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री से कोर्स है, यानी कि पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ा सकते हैं। पर ये मत सोचिए किसी भी बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए मत पड़ेगी कि आपको मैथ्स नहीं आती और आप मैथ्स के क्वेश्चन उसे कराए जा रहे हैं। भाई मैथ्स, आप सी टेट का मैथ्स ले ले, चलो सी टेट का मैं सबसे आसान मैथ्स मान के चलता हूँ, क्योंकि यूपी टेट का मैथ्स हार्ड है। भाई कहने वाली बात नहीं, यूपी टेट का मैथ्स हार्ड है, सी टेट का आप मैथ्स लेके चलिए, आसान है और उसे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके जो बच्चा है उसे सी टेट का मैथ्स इस तरह चाहिए कि 1 मिनट में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अगर आप मैथ्स के टीचर हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में या फिर बहुत से बड़े बड़े कोचिंग्स में अलग अलग टीचर होते हैं। क्यों होते हैं? वो पागल थोड़ी है कि एक टीचर से पढ़ा लेंगे। उनका कहना है कि भाई हम तो एक टीचर को पैसे देंगे, 10 घंटे पढ़ा, 10 घंटे 10 लेक्चर ले 1 1 घंटे की, तो वो उससे करा सकते काम, क्यों नहीं करा सकते? पर जो काम उनका जो मतलब है, उनका जो स्पेशलाइजेशन, जैसे मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स ही पढ़ाएगा, साइंस का टीचर है साइंस से पढ़ाएगा,
उनका ये इसलिए रोल होता है क्योंकि बच्चे को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते और जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर ले। भाई आप बिजनेस हो, आप सीधे सीधे मान के चलो, ये कोचिंग वाला तो बिजनेस है। अगर आप अच्छा पढ़ाओगे, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करोगे तो बच्चे को आप एफर्ट यानी कि उन टीचर से पढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। गलत इन्फॉर्मेशन मत प्रोवाइड करो, कोई भी टीचर हो मेरी तरफ से। मैं वो ये नहीं चाहता और मैं खुद भी नहीं चाहता, इसलिए मैं गलत चीज़ें नहीं देना चाहता। आपको जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। आप जितने स्टूडेंट एसएसटी के हों या फिर इस तरह के पर एनवायरनमेंट के हों, सीडीपी हो, मेरा साइकोलॉजी ठीक है, साइकोलॉजी में पढ़ाता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो गलत चीज़ है वो मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ, पहले से ही खिलाफ हूँ। आज से नहीं, जब से मैंने चैनल पे पहली वीडियो डाली थी तब से ही मैं खिलाफ हूँ। और मैं अपने क्लासरूम में भी यही चाहता हूँ कि मैं आराम से चीज़ों को पढ़ाऊँ। साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। पेडागोजी एसएसटी पढ़ाता हूँ, एसएसटी पढ़ाता हूँ। सोशोलॉजी पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ, कोई झिझक नहीं। पर यहाँ पर थोड़ी सी झिझक इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारा वे है वन वे, टू वे हो तो अलग बात है, वहाँ पे हंसी मजाक चलता रहता है और इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट से, तो दिक्कत नहीं रहती। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे आपको। लगातार वीडियो इसलिए मिलेगी आगे क्योंकि सीटेट का जब एक तरह से पीक आवर आ जाएगा, अभी आपका फॉर्म भरने की टाइम है, फॉर्म भरो आराम से और फॉर्म भर के बिल्कुल एक्यूरेट तैयार, जिस दिन आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उस दिन से करनी शुरू कर देना। ठीक है, थैंक यू।